Hey dear student, good evening. This is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel, dear student. Dear student, now I am going to discuss about the vector algebra for your 12th board CBSE examination 2023. Dear student, मैं आपके 2023 में CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर मैं वेक्टर अलजेब्रा को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक्चुअल में बेटा इस यूनिट में वेक्टर वाले यूनिट में ये दो पार्ट में वेक्टर है, एक वेक्टर अलजेब्रा दूसरा 3D। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि 14 मार्क्स का आने वाला है। वेक्टर आपका टोटल बच्चों 14 मार्क्स कवर करेगा और ये दो पार्ट में है वेक्टर। एक अलजेब्रा है, बहुत सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई है, वेक्टर अलजेब्रा है बच्चों आपका, हाँ, और दूसरा 3D ज्योमेट्री है। तो वेक्टर अलजेब्रा में बच्चों आज मैं इस लेक्चर में वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस करूंगा और दूसरे वाले वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा का मैं 2 वीडियो बना रहा हूं और 3D का मैं 2 वीडियो, टोटल 4 वीडियो बनाऊंगा। चारों वीडियो बेटा आप पढ़ोगे, आपको ये इस यूट्यूब वीडियो पे मिल जाएंगे। आप देखिएगा प्लेलिस्ट बना होगा वेक्टर फॉर CBSE 2023 एग्जाम। तो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों CBSE 2023 के लिए जो सिलेबस है, जो कट आउट है, उसको मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। जो एग्जाम में आने वाला पॉइंट है उस पर डिस्कस करूंगा, केवल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से डिस्कस करूंगा, ना तो जेईई मेंस के लिए, ना तो एडवांस के लिए, ना ही एनडीए के लिए। केवल 2023 में CBSE एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे सेंट्रलाइज हो रहा हूँ, फोकस करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखोगे और शेयर करोगे, बच्चों तक पहुँचाओगे तो आप वेक्टर अलजेब्रा के और 3D के पूरे क्वेश्चन कर पाओगे। तो इस वीडियो में बच्चों मैं 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वेक्टर अलजेब्रा का 2 वीडियो रहेगा, प्लेलिस्ट रहेगा वेक्टर के नाम से। तो ये वेक्टर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 1, दूसरा वाला वेक्टर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 2, 2 वीडियो रहेंगे। दोनों वीडियो में आपका पूरा वेक्टर अलजेब्रा कवर करेगा और ये 14 मार्क्स का आने वाला है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा टाइम वेस्ट करने से बेहतर है, ज़्यादा बकैती करे, टाइम वेस्ट करे, उससे बेहतर है कि बच्चों हम जल्दी आते हैं अपने टॉपिक पे। फिलहाल वेक्टर अलजेब्रा का दोनों लेक्चर में मैं एक में वेक्टर अलजेब्रा में बेटा पूरी वेक्टर की कहानी में डिस्कस करूंगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक अलजेब्रा है वेक्टर का, और दूसरे में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, जो बिल्कुल नहीं है। तो हम सीधे बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को दूसरे वाले वीडियो में, और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम वेक्टर अलजेब्रा। तो हेडिंग डालिए बच्चों, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, वेक्टर अलजेब्रा। और जो मेरी क्लास में ऑफलाइन यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं वो ध्यान से देखो, कहीं भी कोई मिस्टेक होगा, नहीं दिखे, कट जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है आप लोग। चलिए वेक्टर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले बच्चों आपके पास आना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है बच्चों, उसके बारे में बात करता हूं। तो देखो बेटा, स्केलर क्वांटिटी क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो उसको शॉर्टकट में बेटा लिखते जाओ, ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन। ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको बोलेंगे बेटा स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अब मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी ये तो आप पढ़ चुके हो 12th में, इतना ज़्यादा डीप में बेसिक आपको नहीं पढ़ना है। मैं वेक्टर की बात करता हूँ तो वेक्टर बहुत लोग महापुरुष हैं जिनको ये भी नहीं पता हो, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेक्टर क्वांटिटी ये सब तो आपको पता होगा, बेसिक डेफिनेशन 12th में आप पहुँच गए हो। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड हो, वो वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा। यानी क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन सी क्वांटिटी भैया? मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर? एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ाना है या मैथ, जिसमें आपको तुम्हें दिखेगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं, क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एक अलजेब्रा है वेक्टर का बेटा, अभी आप पढ़ोगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन उसको फॉलो नहीं करता है, तो जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करेगा वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। उसके बारे में डीप में कहूँगा। फिलहाल ये 2 चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में हो, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मस्ट बी फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, मस्ट भी फॉलो। क्या करना चाहिए बेटा? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का रूल मैं वेक्टर का अभी बताता हूं आपको बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अलजेब्रा आप वेक्टर में तुरंत आप पढ़ोगे। तो ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन होना चाहिए, मस्ट भी फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो बेसिक डिफिनेशन थी, इस पर मैं रफ करूंगा, इस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए बच्चों। अब मैं बात करता हूँ सीधे
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, आप हेडिंग डाल लीजिए और उसके बाद बारे में बात करते हैं कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों बोर्ड में आपको डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के बाद आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बोर्ड में सफिशिएंट मैटर दे देगा वेक्टर के लिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर्स छोड़िए, मैं सिंगल वेक्टर की बात करूंगा, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर। तो बच्चों वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है, जिसमें एरो बना होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लेंथ भी होती है, लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो डायरेक्शन होती है एरो बना रहता है कि उस डायरेक्टेड मतलब उसको डायरेक्शन दी गई लाइन सेगमेंट को पास डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास होता है, इसलिए बेटा वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मान लो ए है, इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो इसका पहला पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बेटा फाइनल पॉइंट बी है, तो इसको वेक्टर ए बी बोलेंगे। जिस डायरेक्शन की तरफ वेक्टर डायरेक्ट करेगा वही होगा, इसको वेक्टर ए बी बोलेंगे। फिलहाल इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्यों डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे? बिकॉज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो। दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। श्योर? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आप सोचो वेक्टर ए बी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी, यानी ए बी की जो लेंथ होगी उसको इसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ए मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, और ये किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी। जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो वेक्टर के लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी और उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगी। और डायरेक्शन कहाँ है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करते हैं तो भैया डायरेक्शन समझो, डायरेक्शन क्या है, ये जो पहला पॉइंट है उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं बच्चों, इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। जो लास्ट में पॉइंट है उसका नाम है टर्मिनल पॉइंट। तो हमेशा इस बात को जान लो, वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की ओर होता है। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट, और टर्मिनल पॉइंट को पहले लिखते हैं, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट को पहले लिखते हैं, टर्मिनल पॉइंट को बाद में लिखते हैं। यानी वेक्टर ए से बी की ओर है। बात समझ में आ गई? यानी अगर कोई वेक्टर इस तरीके से बना है, यहाँ पे लिखा है सी लिखा है और यहाँ पे डी लिखा है, एरो इस साइड है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, तो एक वेक्टर क्या कहलाएगा, ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। जो पहले होगा वो इनिशियल पॉइंट, जो बाद में होगा वो फाइनल टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट कौन है भैया, टर्मिनल पॉइंट कौन है, सी। इनिशियल पॉइंट कौन है, इनिशियल पॉइंट कौन है, डी। श्योर? तो इनिशियल पॉइंट डी हो गया, टर्मिनल पॉइंट सी हो गया, तो डायरेक्शन हो जाएगा डी से सी। बताया करो, आप लोग भी बोला करो, भले ही वीडियो बन रहा है, पढ़ रहे हो। तो डी क्या हो जाएगा बच्चों आपका, इनिशियल पॉइंट, और सी टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। क्लियर? ठीक। उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ थोड़ी बहुत, 2-3 चीजें इसमें मैं बात करना चाहूंगा बच्चों कि ये तो हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी क्या करते हैं, डायरेक्शन को अपोजिट करके लिखेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये वेक्टर ए बी है, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वेक्टर ए बी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लिया कि ये वेक्टर ए के इक्वल है, तो वेक्टर ए के इक्वल है, लेट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए हो गया। श्योर? अगर आपसे कहा जाए कि लाइन सेगमेंट वही हो, एक वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हो, उल्टा अपोजिट हो जाएगा, तो जरा देखिए इसका डायरेक्शन ए बी का और बी ए का एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन लेंथ दोनों का सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, लेंथ सेम है। तो करेंगे क्या, इसका मतलब दोनों की लेंथ सेम होने की वजह से मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, और इसका नाम बी से ए की तरफ हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा वेक्टर बी ए, और इसका नाम हो जाएगा वेक्टर ए बी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज सेम। तो मैग्नीट्यूड को मॉड से दिखाते हैं, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी ए होगा। क्लियर? यानी दोनों के लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। लेकिन क्या दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम है ना, वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी दैट मीन्स हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी इक्वल है माइनस ऑफ वेक्टर बी ए का।
अब तुमने कहा कि वेक्टर ए बी वेक्टर बी ए के इक्वल हो गया बस माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। इसका मतलब माइनस जो है निगेटिव ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सपोज डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। आपने जो सपोज किया है, जो सपोज डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो सपोज डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर बी ए बी के इक्वल हो गया। क्लियर हो गया? यानी ए बी जो बी ए है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अपोजिट डायरेक्शन ले लेगा बस, और कुछ नहीं, इसीलिए वेक्टर ए बी के इक्वल हो गया। तो आई होप कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? हाँ, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर वेक्टर ए है तो ये माइनस वेक्टर ए कहलाएगा। क्लियर हो गया बेटा? इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए है तो इसका भी मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए, और इसमें मॉड ऑफ ए और इसका भी वेक्टर मॉड ऑफ ए ही है। और डायरेक्शन इसको वेक्टर ए बी बोलोगे, इसको ये बी ए मान लीजिए, इसका कुछ दूसरा नाम दे दिया गया है, माइनस वेक्टर ए है ए बी, तो इसको माइनस लगाएंगे तो माइनस वेक्टर ए के इक्वल। देखो वेक्टर ए माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए इक्वल आया कि नहीं आया? समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। इसको रब करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, टाइम हमारे पास नहीं है बेटा, आपके पास भी नहीं। वीडियो बनाने के लिए हमें भी होली की छुट्टी पे घर जाना पड़ेगा। आपका दुर्भाग्य है कि छुट्टी आ रही है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए वीडियो हम स्टूडियो में बना नहीं पाएंगे, निकल जाएंगे अपने घर। तो बच्चों अभी जो भी जितना पढ़ पा रहे पढ़ लो। अब हेडिंग डाल लो आप लोग, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो बेटा टाइप्स बहुत ज़्यादा है, हम आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं क्योंकि छोटी क्लास में आपने 11th में वेक्टर के बारे में पढ़ लिया है, अब 12th में वेक्टर पढ़ रहे हो, मैथ्स में पढ़ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम वेक्टर में। टाइप्स ऑफ वेक्टर पे जितना आपके लिए ज़रूरी है बस उतने डिस्कस करेंगे। बहुत टाइप्स के वेक्टर होते हैं, लाइक है अनलाइक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया। केवल आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं तो बेसिक जो वेक्टर है, सबसे पहले तो बात करेंगे नल वेक्टर की। नल वेक्टर क्या है? इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं बच्चों। पहला वेक्टर जो होगा नल वेक्टर, इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। तो नल वेक्टर क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करे, यानी कॉन्साइड करे। क्या करे बेटा? कॉन्साइड करे एक ही जगह पे। तो कॉन्साइड करने का मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही पर आ जाए। तो जैसे देखो ये वेक्टर ए बी था, ए और बी था, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट। अगर ये टर्मिनल पॉइंट इसी पे लाई करे, यानी पॉइंट ए से ए ही हो जाए, यानी वेक्टर ए बोले तो देखिए ये पॉइंट और इसी पॉइंट पे लाई करने लगेगा। या वेक्टर बी की बात करूं, बी से चला बी पर ही आके खत्म हो गया, तो ये पॉइंट से रिप्रेजेंट करेगा। यानी जीरो वेक्टर क्या कहलाता है? नल वेक्टर वह वेक्टर कहलाता है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कॉन्साइड करे, एक ही पॉइंट पर लाइट करे, दैट इज नोन एज जीरो और नल वेक्टर। समझ में आया? अब एक बात बताओ, तो लेंथ क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। हाँ, जो लाइन सेगमेंट है क्या उसकी कुछ लेंथ होगी जीरो वेक्टर में, नल वेक्टर में? नहीं, क्योंकि उसी पे लाई कर रहा। तो जिसकी लेंथ नहीं होगी, यानी जैसे वेक्टर ए और वेक्टर ए कहा, इसके पास कोई लेंथ नहीं है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ वेक्टर ए क्या है? जीरो है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर को बच्चों जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है जीरो, यानी मॉड ऑफ जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल वेक्टर इज दिस, और मॉड ऑफ वेक्टर वो वेक्टर जीरो इज इक्वल टू द जीरो, यानी इसकी लेंथ जीरो होगी। अब कहोगे डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन हमें नहीं पता है बेटा, डायरेक्शन अनडिफाइंड है, सॉरी अनडिफाइंड नहीं कह सकते हो, इनडिफिनिट है, फिक्स नहीं है। डायरेक्शन है, अनडिफाइंड नहीं कहोगे, इनडिफिनिट डायरेक्शन है। मैं लिख दे रहा हूँ, लोग कंफ्यूज रहते हैं, अनडिफाइंड डायरेक्शन बोलते हैं, नहीं, डिफिनिट नहीं, इनडिफिनिट डायरेक्शन है। मतलब डिफिनिट डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डायरेक्शन था, किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हो सकता है डायरेक्शन रहा हो। फॉर एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, डायरेक्शन था, कैसा डायरेक्शन था? जैसे तुम्हारे पास गेंद है, गेंद को ऐसे दीवार में मारो, वापस गेंद तुम्हारे हाथ पे आ गई, है ना, या तुम जंप कराए, गेंद तुम्हारे पास वापस आ गई। अब तुम्हारे हाथ में वापस आ चुकी है गेंद, उसका मैग्नीट्यूड तुमसे अगर पूछा जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में इस समय क्या है, तुम कहोगे जीरो, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैग्नीट्यूड, तुम्हें जो दिख रहा है वापस डिस्प्लेसमेंट जो भी है बाय द बॉल इज जीरो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो बहुत है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस तुम्हारे हाथ में आ चुकी है गेंद, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है उस गेंद का? कितना है? जीरो है। यानी मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या है? जीरो है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट कॉन्साइड कर गए, एक ही पॉइंट पे लाई की, लेकिन डायरेक्शन तो था ना, तुमने नीचे गेंद मारा तो नीचे डायरेक्शन था, या दीवार पे डायरेक्शन मारा तो दीवार पे था, किसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन था? विद रिस्पेक्ट टू द टाइम।
तो डायरेक्शन उस समय था, अब नहीं है। दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अब तुम्हें डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, यानी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इनडिफिनिट डायरेक्शन है, डिफिनिट नहीं है लेकिन डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन था नहीं बता पा रहे क्योंकि डिफिनिट नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। तो इस तरीके से कोई डिफिनिट डायरेक्शन न होने की वजह से इनडिफिनिट डायरेक्शन हम बोल सकते हैं कहीं भी, यानी ये कहीं भी मूव कर सकता है। समझ में आया बेटा? मे बी कहीं भी मूव कर सकता है, मे बी रिगार्डेड एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। क्लियर हुआ? तो इसको जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक चीज जान लो, जीरो अपने आप में एक वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर जीरो ये है। अब इस बात को समझ लो, यानी अगर कोई वेक्टर, अगर मैं कहूं कि माड ऑफ वेक्टर ए नल वेक्टर है, तो नल वेक्टर को जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन माड ऑफ वेक्टर ए को जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि माड ऑफ वेक्टर ए स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर है, न कि वेक्टर क्वांटिटी के बराबर है। यानी वेक्टर जीरो और जीरो दोनों इक्वल नहीं है। ये मैग्नीट्यूड है नल वेक्टर का और ये प्योर वेक्टर है। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। श्योर? नल वेक्टर समझ में आ गया? तो अब करता हूं इसको, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब दूसरे वेक्टर की बात करते हैं बच्चों। दूसरा वेक्टर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन बोर्ड में आपके 1 नंबर के जरूर आएंगे, यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा जो एग्जाम में आया हुआ है। तो यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आपको यूनिट वेक्टर से जरूर मिलेगा। यूनिट वेक्टर एक्चुअल में है क्या बेटा? ये डायरेक्शन इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर वेक्टर का, यानी वेक्टर के यूनिट लेंथ का जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देगा वह यूनिट वेक्टर कहलाएगा। फिर से देखिए बेटा, कोई वेक्टर मान लीजिए ए है, ठीक है, कोई वेक्टर ए है और इसके मान लीजिए 1 2 3 4 यूनिट है। 4 यूनिट में वेक्टर ए है, मान लीजिए वेक्टर ए का माड 4 यूनिट की लेंथ रखता है। क्लियर? अब इसके मैं हर एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करता हूँ, इस यूनिट की, इस यूनिट की, इस यूनिट की, हर एक यूनिट का जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? एक कैप लगाएंगे, यानी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैप होगा और ए कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट लेंथ ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए कैप, सॉरी ए, वेक्टर ए का डायरेक्शन देगा ए कैप और उसका यूनिट लेंथ देगा, यानी माड ऑफ ए कैप दैट विल बी 1। और डायरेक्शन कौन सा होगा ए कैप का? वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा। यानी अगर इसी में बेटा मैं यहां से लेके यहां तक किसी वेक्टर की बात करूं, एक कौन सा वेक्टर होगा, तो आप कहोगे 3, हाँ आप कहोगे कि ये देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट है। पर यूनिट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर ए का ए कैप। तो 1 2 3 यूनिट तक का 3 ए कैप ये रिप्रेजेंट करेगा, यहां से 3 यूनिट तक तो 3 ए कैप वेक्टर को। समझ में आया? तो ये डायरेक्शन किसका बताया? वेक्टर ए का 3 ए कैप, मैग्नीट्यूड क्या है? 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ ए कैप। ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 1। तो 3 इंटू माड, ऐसे लिख लो 3 इंटू ए कैप, 3 को बाहर करोगे स्केलर है, ए कैप का मैग्नीट्यूड दैट विल बी 1 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 1, तो 3 यूनिट हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्शन इंडिकेटर की तरह बेसिक इसका मेन पर्पज है यूनिट वेक्टर पढ़ने का, यूज्ड एज डायरेक्शन इंडिकेटर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। यूनिट वेक्टर क्या है? जो जिसकी यूनिट लेंथ हो। यूनिट वेक्टर क्या है बेटा? यूनिट लेंथ हो, हाँ। इट्स रिप्रेजेंट, मैं लिख रहा हूं बेटा, इट्स रिप्रेजेंट यूनिट लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। श्योर? ज्यादा थ्योरेटिकल कहानी का लिखने की जरूरत नहीं, बस पढ़ते जाओ। यानी कोई वेक्टर अगर ए है तो इसका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा बच्चों, यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए कैप। क्लियर? और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसके ईच यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा यूनिट, तो यानी इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा यूनिट, यानी 1 यूनिट। और डायरेक्शन क्या होगा? ए कैप रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। फिर से आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई प्रोजेक्शन है, मैं बात करता हूँ एक वेक्टर ए है इस तरीके से और ए लाइन एल है, इस लाइन पे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर तुम्हें निकालना। तो अब ध्यान से सुनो, ये वाली लेंथ तुम्हें मिल जाए, अगर ये वाली लेंथ मिल जाए, क्लियर है, इसका प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, यानी तुम्हें इसकी मान लो एंगल थीटा है,
तुम्हें इसकी लेंथ निकालनी है तो तुम कहोगे यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालने के लिए चलो हम निकाल ही देते हैं, फिलहाल अभी प्रोजेक्शन वेक्टर में उसको हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा ABC एक ट्रायंगल है और एंगल थीटा, तो परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, इसकी हाइपोटेनियस की लेंथ क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो मॉड ऑफ ए हो जाएगी, तो यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC अपॉन मॉड ए cos थीटा के बराबर होगा। cos थीटा इज इक्वल टू, मान लो इसका नाम CB वेक्टर दे दीजिए, तो CB का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, या CB लेंथ केवल लिखो, CB वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपॉन मॉड ऑफ ए cos थीटा के बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी वेक्टर CB जो हो जाएगा बच्चों आपका, वो मॉड ऑफ ए इंटू cos थीटा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो मॉड ऑफ ए cos थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिल गई और डायरेक्शन देना है प्रोजेक्शन वेक्टर का वेक्टर ए का, तो सीधे सीधी बात है बेटा, वेक्टर ए का डायरेक्शन देना है तो इंटू वेक्टर ए कैप लगा देंगे। ठीक है, ए कैप का डायरेक्शन यानी ए का डायरेक्शन दे दिया। क्लियर हुआ? किसी भी वेक्टर का तुम्हें अगर निकालना है, वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या करोगे, उस वेक्टर का डायरेक्शन देने के लिए उसका यूनिट वेक्टर लगा दोगे, यानी उसका डायरेक्शन दे देगा। मैं अभी बात करूंगा प्रोजेक्शन वेक्टर में, ये मैं आगे बात करता हूँ। क्लियर हो गया, समझ में आ रही है बच्चों? इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो तुम? ठीक है, जैसे तुमसे कहा जाए कि कोई वेक्टर ए है, इसके 5 यूनिट वेक्टर, 5 यूनिट 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर लिख लिए, तो आप कहोगे 5 इंटू ए कैप। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों हम यूनिट वेक्टर के बाद अगला हम बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, तीसरा वेक्टर की मैं बात करना, को इनिशियल वेक्टर नाम से लग रहा। को इनिशियल वेक्टर मतलब बेटा सभी का इनिशियल पॉइंट क्या हो, एक हो। दो या दो से अधिक जितने भी वेक्टर हो सबका एक ही इनिशियल पॉइंट हो, टर्मिनल पॉइंट अलग अलग हो, को इनिशियल वेक्टर है, उसमें कहानी करने की जरूरत नहीं है। ये देखो वेक्टर मान लो OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC, OD, इन सब का नाम हो जाएगा वेक्टर OB, वेक्टर OA, वेक्टर OD, वेक्टर OC। ये सब के सब को इनिशियल वेक्टर हैं, क्योंकि इन सब का इनिशियल पॉइंट O है, टर्मिनल पॉइंट डिफरेंट है। क्लियर है? मैं आगे बात करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इन सब का। इक्वल वेक्टर बेटा क्या है, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट इक्वल वेक्टर देख लो। फोर्थ, two vectors are said to be equal if their magnitude and direction both are same। मतलब दो वेक्टर, वेक्टर A और वेक्टर B दोनों तभी कहलाएंगे इक्वल वेक्टर अगर उनका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ वेक्टर B दोनों सेम हो और डायरेक्शन दोनों का सेम। क्या हो, दोनों का डायरेक्शन सेम। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वल वेक्टर हो गया। बात करते हैं बेटा निगेटिव ऑफ वेक्टर। अभी निगेटिव वेक्टर तो हमने बात की है। कोई वेक्टर A है बेटा, मान लो ये है, ठीक है, उसी का निगेटिव वेक्टर दूसरा अपोजिट डायरेक्शन ले लेगा, निगेटिव वेक्टर कहलाएगा, उसको माइनस ऑफ वेक्टर A से रिप्रेजेंट करें। दिस इज द निगेटिव ऑफ वेक्टर A। क्लियर, समझ में आया? यानी AB वेक्टर A है, AB वेक्टर A है, तो इसका अपोजिट B इनिशियल से A टर्मिनल यानी वेक्टर AB है, तो BA वेक्टर माइनस लगाओगे। अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन में इसको डिस्कस किया। दिस इज द निगेटिव ऑफ वेक्टर। बात समझ में आ गई बेटा? अब आते हैं इंपॉर्टेंट, जहां से स्टार्ट करेंगे को इनिशियल वेक्टर पे। अभी यूनिट वेक्टर पे एक क्वेश्चन भी करते हैं। को इनिशियल वेक्टर नहीं, कोलिनियर। को इनिशियल हो गया बच्चों, कोलिनियर वेक्टर। देखो बच्चों, कोलिनियर क्या है बेटा, जब दो पैरेलल, दो या दो से अधिक जितने भी हैं, एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक वेक्टर अगर एक ही पैरेलल वेक्टर एक ही लाइन पे लाई करें, एक ही लाइन पर लाई करें, तो वो कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। तो यानी ये क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर होते हैं। यानी वेक्टर ए मान लो ऐसे है बेटा, ठीक है, एक पैरेलल वेक्टर और आ गया, थोड़ा सा इसकी मान लीजिए लेंथ बड़ी है, मैंने कहा एक ही लाइन पे लाई करें, यानी वेक्टर बी वेक्टर ए पे लाई करे या ए बी के बराबर लाई करे। क्लियर हुआ? मान लो ए यहाँ पे आ जाए बच्चों, ये वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए, सॉरी यहाँ पर ध्यान दो, वेक्टर बी यहाँ तक है, वेक्टर ए यहाँ तक है, वेक्टर बी ए यहाँ है, वेक्टर बी यहाँ पे आ गया बेटा, ये पूरा का पूरा वेक्टर बी था, वेक्टर ए बस यहीं तक था।
तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि दो वेक्टर को, कोलिनियर वेक्टर को इक्वल लिख सकते हैं। यानी अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर है, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन दोनों में क्या दिक्कत है, डायरेक्शन तो सेम है, बस मैग्नीट्यूड चेंज है। मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, तो मैग्नीट्यूड को इक्वल करने के लिए मान लिया जाता है कि कोई स्केलर लेमडा है, सपोज कर लो कोई स्केलर लेमडा, उससे मल्टीप्लाई करोगे मैग्नीट्यूड विल बी सेम। यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड लेमडा मल्टीप्लाई होने के बाद सेम हो जाता है। तो लिख सकते हो कि लेमडा वेक्टर बी, यानी पैरेलल वेक्टर आज से जान लो, कोई भी पैरेलल वेक्टर है उसको इक्वल करने के लिए एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रूव करने के लिए आता है प्रूव दैट दिस इज पैरेलल वेक्टर आर नॉट, तो क्या करोगे बच्चों, आप क्या करोगे, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे पैरेलल वेक्टर। तो टू प्रूव पैरेलल वेक्टर, ध्यान रखना, तो टू प्रूव पैरेलल वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वल हो लेकिन कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोलिनियर भी हो गया। अब एक और है बेटा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन नहीं आएगा, बस प्रूव करने के लिए समझ लो, फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। तो दोनों का नाम तो तुम्हें समझ में ही आ रहा है, फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या कहते हैं बेटा, जो वेक्टर स्पेस में कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। द वेक्टर व्हिच कैन बी शिफ्टेड इन द स्पेस फ्रीली, known as free vector, and the vector which cannot be shifted in the space freely is known as localized vector। यानी उसकी लोकल पोजीशन है, आप पोजीशन को नहीं बदल सकते। तो फ्री वेक्टर ही चलेगा हमारा, फ्री वेक्टर ही पढ़ेंगे बेटा। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया खत्म। टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत ज़्यादा कहानी नहीं करनी है, समझ में आया बेटा। टाइप्स ऑफ वेक्टर में कोई कहानी नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखो, बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा हम देखेंगे यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन बनता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। हाँ, मैंने यूनिट वेक्टर पे 2-3 एग्जाम में मैंने क्वेश्चन भी देखा है, तो क्वेश्चन के बारे में अभी बात करते हैं। अभी थोड़ा सा रुके रहो, यूनिट वेक्टर पे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर हुआ। ठीक, एक चीज़ मैंने नहीं बताई यूनिट वेक्टर में, एक बात ध्यान से सुन लो, जो अब डीप में मैं शुरू करने जा रहा हूँ यूनिट वेक्टर के बारे में। अभी आपने देखा बेटा कि कोई वेक्टर अगर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर ए कैप हो जाएगा, और ए कैप का जो मॉडुलस होगा यानी मॉड मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। और ए कैप आएगा कैसे बेटा, ध्यान से सुनो। तो यूनिट वेक्टर की जो मेन कहानी है उसके बारे में हम बात करते हैं बेटा। अब ध्यान से देखो, यूनिट वेक्टर को आपने देखा कि मैंने पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में बेसिक डेफिनेशन बता दिया। अब आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, किस पे क्वेश्चन बनेगा टाइप्स ऑफ वेक्टर में। किसी भी नहीं बनेगा, केवल 2 वेक्टर से बनेगा, एक यूनिट वेक्टर से और एक कोलिनियर वेक्टर से बनेगा। तो यूनिट वेक्टर से बनेगा, तो इसलिए यूनिट वेक्टर में मैं बात करना शुरू कर रहा हूँ बेटा। एक्चुअल में कोई भी वेक्टर है, मान लो पॉइंट की मैं बात करता हूँ, कोई भी वेक्टर है, मान लो पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर है बेटा वेक्टर ओ ए। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए। तो अब ध्यान से सुनना, इसके ईच यूनिट जो प्रत्येक यूनिट है बेटा, हर एक यूनिट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसका यूनिट वेक्टर देगा। और यूनिट वेक्टर निकालेंगे कब, जब बेटा ओवरऑल जो वेक्टर ओ ए है इससे इसके लेंथ से डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड कर देंगे बेटा, इसके लेंथ से डिवाइड कर देंगे, यानी इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ओ से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट यूनिट वेक्टर। समझ में आया बच्चों। तो यानी अगर हम वेक्टर ए की बात करते हैं, ए कैप निकालना है तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए करेंगे, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया। अभी मैं बात करूंगा यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देके एक्स वाई जेड देंगे नहीं पे क्या होने वाला है। सपोज करते हैं इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आई जे के कैप क्या है, तो आई कैप जे कैप के कैप, ये बेटा यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का। यानी दिस इज द डायरेक्शन इंडिकेटर ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जे एक्सिस। एक्स एक्सिस को डायरेक्ट इंडिकेट करने वाला, उसके पर यूनिट को इंडिकेट करने वाला कौन है, आई कैप। वाई एक्सिस के पर यूनिट को इंडिकेट करने वाला कौन है, जे कैप। जेड एक्सिस के पर यूनिट को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, के कैप। क्लियर हुआ। तो आज से जान लो बेटा, हम अपनी बुक में, अपने बोर्ड में, हर जगह फिजिक्स में, मैथ में एक्स एक्सिस के, मान लो बेटा ये एक्स एक्सिस है आपका 3D पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ मान लो कई यूनिट है, पर यूनिट के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला जो डायरेक्शन है वो ए आई कैप है, और इसके वाई एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप, और जेड एक्सिस के कौन करेगा बेटा, के कैप।
तो मान लो यहाँ पे एक्स वाई जेड इस पॉइंट कोऑर्डिनेट है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे बेटा, ये वेक्टर ओ ए है, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ की बीच में लेंथ। तो डिस्टेंस तुम 3D में 11 में पढ़ चुके हो, 0, 0, 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी माड ऑफ वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बात समझ में आई? तो इसका मतलब माड ऑफ वेक्टर ओ ए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। श्योर आ गया? अब इसे डिवाइड कर दोगे बेटा, तो यानी ये इसका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा ओ ए का, मान लो ये वेक्टर ए के बराबर है, लेट वेक्टर ओ इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो ए कैप जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए आर वेक्टर ओ ए। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगी। इस तरीके से हम वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालें। क्लियर हुआ? तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। समझ में आया बच्चों? चलो हम अभी क्वेश्चन लेंगे, बोर्ड में आए होंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं बच्चों हम आगे थोड़ा सा डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। जो पोजीशन वेक्टर अभी हमने कहा, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द, हमने बात किया था पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट गिवन था। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पर भी क्वेश्चन बनने वाला है आपकी पोजीशन वेक्टर से। तो पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं बेटा। पोजीशन वेक्टर क्या है इसके बारे में ध्यान से समझो और समझते हैं। तो बेटा पोजीशन वेक्टर में दो टाइप से मैं बताऊंगा आपको, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताऊंगा और एक वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। तो पहली चीज बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। सपोज करते हैं बेटा ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए बच्चों, पहले तो ये आया कहाँ से इसके बारे में हम बात करेंगे भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, लेकिन पहले सपोज कर लेते हैं पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। इसको ज्वाइन करा देंगे बच्चों। ठीक है? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से 0, 0 से, इसको x एक्सिस ले लीजिए बच्चों, इसको y एक्सिस, इसको x एक्सिस, इसको z एक्सिस 3D पे। तो ओरिजिन से जो पॉइंट P की तरफ डायरेक्शन होगा वो ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ओरिजिन से पॉइंट P की तरफ जो डायरेक्शन होगा वो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और जो ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो पोजीशन वेक्टर का पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। यानी वेक्टर OP पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कहलाएगा, पॉइंट P कहलाएगा। क्लियर बच्चों? और यह कहलाएगा मॉड ऑफ OP। ये क्या कहलाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्लियर हुआ? और ये आएगा कहाँ से? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अभी मैं बात करता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी बताऊंगा क्या है। पहले आप जान लीजिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आएगा क्या। ये पोजीशन वेक्टर OP जो हो जाएगा बच्चों आपका, वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब तुम कहोगे ये क्या है सर? तो बेटा ये पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि आई जे के कैप के बारे में अभी मैंने आपको बताया। दिस इज द डायरेक्शन इंडिकेटर ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसको फिलहाल चलो मैं इसको बता ही देता हूँ। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं अभी बताया, लेकिन फिर भी जान लो क्योंकि आपने छोटी क्लास में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ रखी है। बेटा सपोज करते हैं कि ये पॉइंट है, ये भाई दूसरा मार्कर दे दो, इंक उसमें रहे, दूसरा मार्कर दो लो इसमें इंक। ठीक है बेटा? अब मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे P, मैं बात करता हूँ एक पॉइंट P की। बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनो, मान लिया कि ये पॉइंट P है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बेटा x, y, z है, और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और z एक्सिस। यानी इसका डायरेक्शन इंडिकेटर I कैप, इसका डायरेक्शन सपोज करते हैं इंडिकेटर J कैप, इसका डायरेक्शन इंडिकेटर सपोज करते हैं K कैप। क्लियर? ओरिजिन को मान लेते हैं बेटा O है
और ओ, ओरिजिन को ओ मान ले, ओ का कोऑर्डिनेट बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0,0,0, तुम्हें पता ही होगा। अब ध्यान से देखना, ओ से पॉइंट पी की तरफ, ओ से पॉइंट पी की तरफ चलेंगे, जो हमें वेक्टर मिलेगा वही पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ओ से पी तक, ओ से पी की तरफ चलेंगे, पी पर रुक जाएंगे, जो ओ से पी तक वेक्टर मिलेगा वो हमारा कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। आया कहाँ से बच्चों? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों सेम पाथ फॉलो करते हैं, मतलब वो यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में है, तो उनको ज्वाइन कराने वाला ट्रायंगल, जो तीसरी साइड, जो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी, जो उनको ज्वाइन कराएगा और अपोजिट डायरेक्शन होगा उन दोनों के, वो कहलाएगा बेटा इन दोनों का सम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम। यानी दो वेक्टर यूनिडायरेक्शनल है तो उनको नलीफाई करने वाला डायरेक्शन, यानी उनके अपोजिट डायरेक्शन, और ट्रायंगल की तीसरी साइड, अगर ट्रायंगल के दो साइड से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल की तीसरी साइड से उनका रिजल्टेंट सम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहलाएगा, सम कहलाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो उनके अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर हो गया? इस बात को समझ लो। यानी राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाएंगे, मान लो ये वेक्टर, बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये वेक्टर ए है, ऐसे है, और ये वेक्टर बी है, तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि यूनि डायरेक्शन है, ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर ए प्लस बी। यही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है, जो इसको नलीफाई करता है। क्लियर हुआ बच्चों? आगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी पढ़ोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चलने जा रहा हूं बच्चों। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से पहले आप जान लो कि इसके पर यूनिट का डायरेक्शन आई कैप है। इसके पर यूनिट का डायरेक्शन क्या है बेटा? आई कैप है, एक्स एक्सिस के। यानी बेटा पहले एक काम करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का यूनिट डायरेक्शन आई कैप है, और यहाँ से यहाँ तक बेटा इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पॉइंट पे आएंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, यहाँ से यहाँ तक एक्स यूनिट ट्रेवल किया, तो ये हो गया एक्स आई कैप। क्लियर हुआ? अब ये देखो वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे हो, तो वाई एक्सिस पे ऐसे चलोगे बेटा, तो ये देखो वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट तक डिस्टेंस चले हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वाई यूनिट है, तो ये हो गया वाई जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस का डायरेक्शन इंडिकेटर कौन है? जे कैप। हर एक यूनिट का जे कैप है, तो वाई यूनिट का वाई जे कैप हो जाए। यहाँ से यहाँ अब देखो बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया, इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है, इसको खत्म करने वाला, नलीफाई करने वाला डायरेक्शन, इनका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से दोनों का सम हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब बेटा ये मिल गया आपको वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब जरा देखो बेटा, इसको ज्वाइन कराते हैं, तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, और ये पैरेलल टू द जेड एक्सिस है, तो इसका जेड के कैप होगा, क्योंकि एक यूनिट का डायरेक्शन बेटा उसके के कैप है, तो जेड यूनिट का जेड के कैप हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ जेड के कैप। अब यहाँ से यहाँ देखो डायरेक्शन मैं ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ से ये 90 डिग्री है बच्चों। अब इस बात को तुम समझ लो, इसको मैं तिरछा बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री है बच्चों। ये वाली जो लाइन है वो एक्स आई कैप है, दिख रहा है यहाँ तक, ये हो गया वाई जे कैप, और ये वाली डायरेक्शन है जेड के कैप। तो देखो इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन जो नलीफाई करेगा उसका वेक्टर सम हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, यानी इन दोनों का सम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। यही है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए होगे। क्लियर हो गया? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लोगे, तो डिस्टेंस निकालोगे, ये हो गया हमारा वेक्टर ओपी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज किया, और अगर हम बात करें इसका मैग्नीट्यूड, तो डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, वही चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अभी मैंने बताया कहाँ से आया। क्लियर हुआ? ओरिजिन से पॉइंट पी के बीच में डिस्टेंस यही है बेटा, बच्चों मार्क कर दो। हाँ, यही है आपका वेक्टर एडिशन। समझ में आया? यही है, सॉरी, यही है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। क्लियर हुआ? तो एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने सीख लिया। अब पोजीशन वेक्टर, आप वेक्टर, अब मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, ये आपको समझा दिया कि आया कहाँ से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बेटा, आपकी काम की बस बात करते हैं आया कहाँ से, आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो सपोज करते हैं एक वेक्टर ए बी है बच्चों, वेक्टर ए बी है, इसका डायरेक्शन ए है, तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से बेटा देखो ओ से बी, देखो इसको मान लो कि वेक्टर ओ ए है, सपोज करते हैं ये वेक्टर ओ ए बराबर है वेक्टर ए के, और ये हो जाएगा वेक्टर ओ बी, और ये मान लेते हैं वेक्टर बी के बराबर है।
क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान दो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या है बेटा, ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या है, ओ बी, और ए वेक्टर क्या है, ए बी है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से जरा देखो, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, जरा देखो ये दोनों पाथ फॉलो कर रहे हैं और ये इसको नलीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, ये वाला वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। क्यों? और ये वेक्टर बी के बराबर आया या ट्रांसपोज कर देते हैं, रहने दो। तो वेक्टर इसको ट्रांसपोज करो इस साइड, तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, यही पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पॉइंट बी, किसी पॉइंट का पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। क्लियर हुआ बच्चों? यानी पॉइंट बी का माइनस ए। सिमिलरली तुम कह सकते हो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, या वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। रट डालो बेटा, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में। यानी तुमसे कोई कहे, ये आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको गंदा करता हूँ। मान लो वेक्टर सी डी है, कहा जाए इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो तुम कहोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी, तुम कहोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, सीधे सीधे ऐसे लिखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी। उम्मीद करता हूँ पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया हो। क्लियर है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। बेटा आपका पूरा टॉपिक तो कवर ही कर देंगे, कोशिश करेंगे वीडियो जब 1 घंटे से ऊपर हो जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर देंगे। क्लियर हुआ? पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है? अब की बार मैं घर जा रहा हूँ तो बेटा आपको बोर्ड पे नहीं वीडियो बनाऊंगा, वो कॉपी पेज में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, इससे रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो। ठीक है ना? उसके लिए आप कमेंट करना या पर्सनल कॉन्टेक्ट करना, आई विल प्रोवाइड वीडियो फॉर दिस टॉपिक, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नहीं, चलो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। हेडिंग डाल लो बेटा, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन। देखो बच्चों ये तो आपका 2 नंबर का फिक्स है। मैंने कहा ये भी एग्जाम में आ सकता, आर करके आएगा। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बताए हैं आर करके आएंगे, तो मैंने वेक्टर को बताया था कि ये आपका ऑप्शन जरूर आएगा, ऑप्शन करके आएगा। इंटरनल चॉइस होता है तो इसमें ध्यान रखना। डायरेक्शन कोसाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में ध्यान देना। क्लियर हो गया? चलो डायरेक्शन कोसाइन बात करते हैं। किसी भी वेक्टर का, कोई वेक्टर मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, और वेक्टर ए है बेटा ये अल्फा, बीटा और गामा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से बना रही है, एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कट जा रहा है बच्चों। चलो मैं लिख रहा हूँ, लेट वेक्टर ए, सपोज किया लेट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। बेटा एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल एक वेक्टर बनाती है, ठीक है? तो उसकी जो कोसाइन वैल्यू होगी उसी को बेटा डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कोसाइन वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, देन कोसाइन वैल्यू ऑफ वेक्टर ए विथ डिफरेंट एक्सिस नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। अब कहोगे सर ये होगी क्या, तो मैं बताना चाहता हूँ बेटा, वो एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहे तो कास अल्फा, वाई एक्सिस से कास बीटा, जेड एक्सिस से कास गामा। उसको तुम्हारे बुक में यल, यम और यन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यल, यम और यन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा देखते हैं बेटा ये आएगा क्या। सपोज करते हैं वेक्टर ए की बात कर रहे हैं, या चलो वेक्टर आर ले लेते हैं जो तुम्हारे बुक में है एनसीईआरटी पैटर्न पे, जो तुम्हें अच्छा लगेगा, वेक्टर आर है। ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। क्लियर? मान लिया कि एक वेक्टर है 3D में, वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर है, ठीक है? इसके पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिख रहा है, नीचे दिख रहा है,
ओके, एक मिनट, वीडियो लंबा करवा रहे तुम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस से मान लो अल्फा एंगल बना रही, ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही, ठीक। बीटा एंगल बना रही बेटा वाई एक्सिस से, और गामा एक्सिस बना रही है, गामा एंगल बना रही जेड एक्सिस से, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, मैं इसके बारे में बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ, क्लियर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड ले लो, आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसे तुम्हें पता रहे, इसको कैपिटल आर ले लो, ओरिजिन को ओ ले लो। तो अब जान लो बच्चों, अभी पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ा है, वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू वेक्टर आर कहलाएगा, आपने अभी पढ़ा है। और वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू, अभी जस्ट पोजीशन वेक्टर से आपने निकाला, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कहलाएगा, ठीक। अब मैं बात करता हूँ कोसाइन क्या है, हाँ, डायरेक्शन कोसाइन क्या, उसके बारे में बात करता हूँ बेटा। जरा ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। इसको मैं थोड़ा बाहर बनाता हूँ, 3D में थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये देखो बेटा, मान लो एक्स एक्सिस है, क्लियर। एक्स एक्सिस से ये आर है, ये वेक्टर आर है, उसका मॉड में बना दे रहा हूँ, ये एंगल अल्फा बना रही, क्या बना रही बच्चों, एंगल अल्फा बना रही, ठीक है, वेक्टर आर। तो एक बात बताओ, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, तो तुम कहोगे एक्स अपान मॉड आर इज इक्वल टू कॉस एल्फा, ये लिखोगे, क्लियर हो गया बेटा। कॉस एल्फा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बात समझ में आया। तो यही है हमारा एक्स अपान मॉड आर कॉस एल्फा, और कॉस एल्फा को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स अपान मॉड आर इज इक्वल टू एल, यही डायरेक्शन कोसाइन एल है विथ एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस से भी ऐसे बनाएंगे, तो वाई अपान वेक्टर आर बेस अपान हाइपोटेनियस ले रहे हैं, बेस अपान हाइपोटेनियस दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा, यानी ओके कोई नहीं बेटा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वाई अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू कॉस बीटा हो जाएगा, और यही यम है, यानी वाई अपान मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू यम कॉस बीटा, समझ में आया। सिमिलरली जेड अपान वेक्टर आर इज इक्वल टू एन हो जाएगा, समझ में आ गया बेटा। डायरेक्शन कोसाइन आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात आज जान लो कि कोई भी वेक्टर है और उसका पोजीशन वेक्टर आपके सामने है, ठीक, उसका पोजीशन वेक्टर आपके सामने है बेटा, तो जरा ध्यान दो। तो आई कैप वाई जे कैप और के कैप के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, उसका नाम डायरेक्शन रेशियोज होता है। क्या होता है बेटा, डायरेक्शन रेशियोज, एक्स वाई जेड इसके डायरेक्शन रेशियोज है। और आएंगे कहाँ से, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से देखो एक्स इज इक्वल टू एल इंटू मॉड ऑफ आर आया। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू कहाँ से मिलेगा, कॉस बीटा इंटू मॉड ऑफ आर, है ना। जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से जरा देखो, जेड इज इक्वल टू मिलेगा एन इंटू कॉस बीटा, या एम भी लिख सकते हो, एम इंटू मॉड ऑफ आर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, देखो तो एन इंटू मॉड ऑफ आर, ये हो जाएगा जेड, क्लियर हुआ। एक्स एक्सिस से ये मिला एल इंटू मॉड ऑफ आर, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू मिला एम इंटू मॉड ऑफ आर, जेड की वैल्यू मिला बेटा एन इंटू मॉड ऑफ आर, यानी एक्स वाई जेड हमारा डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो दोनों हम खत्म कर रहे हैं बच्चों। डायरेक्शन रेशियोज हमने देखा, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट डायरेक्टली है, एक्स वाई जेड है, वैसे डायरेक्शन रेशियोज को बेटा हम अपनी बुक में, अपने क्वेश्चन में, अपने पैटर्न में क्वेश्चन में एबीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। बुक में भी दिया जाएगा, एनसीईआरटी पैटर्न पे एबीसी है, यानी जो एक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट है, अगर इस पॉइंट को हम तुमसे कहें एबीसी है, तो ए बराबर हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ आर इंटू एल, एल बोले तो कॉस एल्फा, है ना। बी बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ आर इंटू एम, बोले तो कॉस बीटा। सी बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ आर इंटू कॉस गामा, यही डायरेक्शन रेशियो, क्लियर हुआ, बात समझ में आया। तो यानी एबीसी डायरेक्शन रेशियो है, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो की सबसे बड़ी खासियत होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि कास अल्फा कास बीटा कास गामा से मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है। तो तुम कह सकते हो डायरेक्शन कोसाइन, क्या कोसाइन तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और डायरेक्शन रेशियोज क्या है बेटा, डायरेक्शन रेशियोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन से उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते जाओगे उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यू विल गेट द डायरेक्शन रेशियोज।
श्योर। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ बेटा, यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो रब करता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों। सपोज करता हूँ कोई अगर आपके पास डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का है, इफ यू हैव अ पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बच्चों आपके पास, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर है, मान लो एक पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए का है बेटा, ओ ए वो है बेटा आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मैंने क्या कहा कि पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज कौन है बच्चों, ए बी सी। क्लियर हुआ कि नहीं, श्योर हो। अच्छा अभी मैंने क्या कहा बेटा कि डायरेक्शन रेशियो ए इज इक्वल टू क्या है, माड ऑफ आर, यानी वेक्टर ओ ए का माड लेंगे, अब की बार माड ऑफ ओ ए लेंगे या वेक्टर आर ही, चलो इसका नाम वेक्टर आर लेते हैं, तो माड ऑफ आर इंटू एल लेंगे, यानी एल निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो ए अपॉन माड ऑफ आर लिख सकते हैं। सिमिलरली बी इज इक्वल टू माड ऑफ आर इंटू एम लिख सकते हैं, यानी एम निकालना तो बी अपॉन माड ऑफ आर लिख सकते हो। सिमिलरली सी एन निकालना है तो सी अपॉन माड ऑफ आर लिख सकते हैं। क्लियर है, यानी अगर हम इस वेक्टर में वेक्टर आर अपॉन माड ऑफ आर से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो ए अपॉन माड ऑफ आर लिख सकते हैं आई कैप प्लस बी अपॉन माड ऑफ आर जे कैप प्लस सी अपॉन माड ऑफ आर के कैप लिख सकते हैं बच्चों। क्या ये एल है, क्या ये एम है, क्या ये एन है, थोड़ा राइटिंग जल्दी जल्दी लिखने में नहीं बन रही, ध्यान दीजिए। क्या ये एल एम एन है, तो तुम लिख सकते हो वेक्टर आर अपॉन माड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब यहाँ से समझा क्या, तुम कहोगे सर इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई यू आर टेकिंग दिस इज लॉन्ग सो लॉन्ग। तो मैं इसको इसलिए इतना लंबा ले रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी वेक्टर तुम्हारे पास है, पोजीशन वेक्टर है, तो उनके आई जे के कैप को सीधे लिख दो, कोफिशिएंट को, डायरेक्शन रेशियो तुम्हें मिल जाएंगे। और डायरेक्शन कोसाइन निकालना, एंगल नहीं गिवन है, क्या नहीं गिवन है, एंगल नहीं गिवन है, तो उसका क्या करो, माड से डिवाइड कर दो, माड से डिवाइड कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा, तुम्हें आई जे के कैप का जो कोफिशिएंट मिलेगा बच्चों वो मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वेक्टर आर अपार माड ऑफ आर कैप यूनिट वेक्टर से नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। तो यानी आर कैप भी निकाल लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइन। क्या समझे, इधर से देखो, अगर वेक्टर ए डायरेक्टली तुम्हारे पास है तो आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट रहेगा डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। और अगर इसी का यूनिट वेक्टर ए कैप निकाल लोगे तो आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट रहेगा वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। समझ में आया, चलो रब करें बच्चों, फिर से देख लो एक बार, मैं रिकॉल करा देता हूं। किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर तुम्हारे सामने है, अगर उसका तुम डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर लिखोगे, यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप एज अ डायरेक्शन रेशियोज। और अगर कैप निकालोगे, क्या निकालोगे, कैप यानी यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर निकालोगे, देन यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के कैप एज अ डायरेक्शन कोसाइन। चलो स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया है बेटा। चलो मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ, 2014 में डायरेक्शन रेशियो पे क्वेश्चन आया था, ठीक है बेटा। तो ये कहा गया था कि 2015 में आया था, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। मेरे पास एक क्वेश्चन डायरेक्टली है तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, आया था 2015 में एक क्वेश्चन आया था, मैंने क्वेश्चन भी लिखा जो इंपॉर्टेंट आपके लिए था। कहा गया था, एक नंबर में ही क्वेश्चन था या 2 नंबर में क्वेश्चन था, मुझे मार्क्स नहीं याद है, उसमें कहा गया था कि 2 वेक्टर हैं भाई, वेक्टर ए और वेक्टर बी ना। वेक्टर ए है बच्चों आपका आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और वेक्टर बी है आपका वो है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। 2 वेक्टर है बच्चों, 2015 में आया था, 2 मार्क्स का था, नियर अबाउट या 1 मार्क्स का, देख लीजिएगा, मार्क्स मुझे नहीं पता है। उसमें ये कहा गया था कि अगर वेक्टर पूछा जा रहा है 3 वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b का आप डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, और डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हो। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आया था, लेकिन तुम डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वेक्टर ए, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा।
और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, 2 वेक्टर भी हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा 4 और 3 7 आई कैप, और 8 में से 3 चला गया, माइनस का 5 जे कैप, और 6 और प्लस 10 4 का के कैप। मिल गया बच्चों? तो डायरेक्शन रेशियो तुम्हें मिल गया, 5 -5 4, इतना आसानी से मिला, तो एक नंबर में ही रहा होगा। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गया बच्चों? मिल गया ना डायरेक्शन रेशियो, 7 - 5 4। डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे? डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे? इसी के बेटा डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो इसी के मॉड से डिवाइड कर दो। मॉड से डिवाइड करो, यानी अंडर रूट, मॉड मतलब 3 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर, ये नहीं पूछा गया था, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे बेटा तो i7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर लोगे, -5 का स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर। क्लियर हुआ? और जो आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट मिलेगा, यू विल गेट द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं बेटा। 1 नंबर का इसीलिए क्वेश्चन था, डायरेक्शन कोसाइन उसमें नहीं था, डायरेक्शन रेशियोज था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आया था 2014 में, उस पर हम डिस्कस कर ले रहे हैं। इस पर 2014 में क्वेश्चन आया था बच्चों, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड अ वेक्टर। कहा गया था बेटा, फाइंड करिए, क्वेश्चन है आपका, फाइंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड अ वेक्टर। कौन था वेक्टर भाई? उसका वेक्टर का नाम था, नाम ले लो, कुछ भी ले लो आप, वेक्टर ओ ए ही ले लो। वेक्टर ओ ए गिवन नहीं था बेटा, बस इतना जान लो, गिवन था आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। क्या कट रहा है क्या? तो ये वेक्टर है बच्चों, ठीक है। और कहा गया इसके बीच में आप एक्स एक्सिस के बीच में एंगल निकालिए। तो मुझे नहीं लगता तुम्हें एक्स एक्सिस में कोई दिक्कत होगी। मान लो ये वेक्टर ओ ए नहीं, मान लो ये वेक्टर ए है, तो कोई दिक्कत नहीं। एंगल निकालने का मतलब क्या होगा? एक्स एक्सिस और वेक्टर के अंदर में कास अल्फा होगा। अभी मैंने बताया ना, डायरेक्शन कोसाइन ही तो एंगल है। ये भी एक ही नंबर का रहा होगा क्वेश्चन। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस और वेक्टर क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कोसाइन। तो कोसाइन कास अल्फा, यानी अल्फा निकालना है, कोसाइन से अल्फा निकालना है। कास अल्फा बोले तो कास अल्फा से अल्फा निकाल सकते हो, पहले यल निकालो। तो यल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कैप लेना पड़ेगा। मैंने कहा क्या? यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सीधे आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6। क्लियर हुआ बेटा? तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6। हो गया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे शायद माइनस 2 के कैप था, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट 6, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 6। तो ये हो जाएगा बेटा 1/√5 आई कैप प्लस 1/√5 जे कैप। कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान देना, 2/√5 के कैप। तो बेटा ये क्या आया? यल आ गया, ए कैप आया, यानी यही तो यल होगा। तो यल इज इक्वल टू क्या मिला? 1/√5, यानी कास अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/√5। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? कास इनवर्स 1/√5। दिस इज द आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगी बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे डायरेक्ट छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना बेटा। कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। उसके बाद बेटा देखो, फिर एक 2 नंबर में क्वेश्चन आया था। अभी मैंने क्या कहा, किसी भी वेक्टर पे, यूनिट वेक्टर पे ये क्वेश्चन था बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन था। यूनिट वेक्टर पे कितने घंटे एक वीडियो हो गया? एक ओवर। चलो बेटा 15-20 मिनट और थोड़ा खींच लेते हैं, पेशेंस रखो, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन और आया था बेटा, ये किस सेशन में आया था? 2014 में आया था। एक वेक्टर गिवन था, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। कहा गया एक वेक्टर निकालिए, हाँ, फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर निकालिए इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में? एक वेक्टर है हमारा एक वेक्टर है हमारा बच्चों 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। एक वेक्टर है हमारा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप है, सॉरी 6k कैप है, प्लस 6k कैप था बेटा। इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है और हुज मैग्नीट्यूड इज 21 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है बच्चों 21। एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी वेक्टर है उसका डायरेक्शन इंडिकेटर कौन होता है? उसका यूनिट वेक्टर होता है। मान लो वेक्टर ए है और मैंने कहा यहाँ से मान लो ये 5 यूनिट का है और यहाँ से 3 यूनिट तक का तुम्हें एक वेक्टर निकालना था, तो तुमने क्या कहा? 3a कैप।
कहा कि नहीं कहे? तो वैसे तो कह रहा है क्वेश्चन कि 21 यूनिट मैग्नीट्यूड का, तो 21 मैग्नीट्यूड यानी 21 टाइम्स आप वेक्टर ए कर सकते हैं, है ना, ए कैप कर सकते हैं। तो इसी के डायरेक्शन में अब इसी के डायरेक्शन मान लो यही वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप एक वेक्टर है, वेक्टर ए है। इसी के डायरेक्शन में एक वेक्टर आपको निकालना है 21 मैग्नीट्यूड का, जो 21 इंटू ए कैप होगा। ए कैप बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ए कैप निकालो बच्चों, अगर ए कैप निकालोगे तो ए कैप हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप अपान अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब बाहर से यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द 21 इंटू ए कैप। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ जिससे वीडियो का टाइम लॉन्ग ड्यूरेबल ना हो, ये तो आप कर ही सकते हैं। तो बेटा आप क्वेश्चन इस पर हम रोक देते हैं और बाकी आके कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ एडिशन। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में प्योर बात करते हैं लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो लॉ ऑफ एडिशन दो टाइप के हैं बेटा। लॉ ऑफ एडिशन दोनों सेम रिजल्ट देंगे, दोनों रिजल्ट सेम होते हैं बच्चों, दोनों की हम बात करते हैं। पहले का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन अभी बताया जस्ट आपको, फिर से रिकॉल कर देते हैं। दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, कुछ करना नहीं है, बस बकवास में टाइम थोड़ा सा खींच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है बच्चों? दो वेक्टर अगर यूनि डायरेक्शनल है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, यूनि डायरेक्शनल है, दोनों वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो तीसरी साइड जो उसको ज्वाइन करेगी उनका रिजल्टेंट सम वेक्टर ए प्लस बी देती है। इसी को वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। अभी मैंने बताया डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल होगा और उसको नलीफाई करने वाला डायरेक्शन कहलाएगा उसका बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। लॉ पैरेललोग्राम क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी दो एडजेसेंट साइड है। अगर मान लो कोई पैरेललोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट साइड वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका जो डायगोनल होगा, उससे रिलेटेड जो डायगोनल होगा वो वेक्टर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट सम देगा और उसका डायरेक्शन बेटा ये वाला डायरेक्शन होगा। यही है लॉ पैरेललोग्राम। तो इसमें कोई कहानी नहीं है। एक बात बताइए, अगर मैंने कहा फ्री वेक्टर, द वेक्टर व्हिच कैन बी शिफ्टेड इन द स्पेस इज नोन एज फ्री वेक्टर। अभी बताया ना, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही, कोई अलग से कहानी नहीं किया गया। वेक्टर बी अगर फ्री वेक्टर है, स्पेस में कहीं भी शिफ्ट की जा सकती है। एक चीज जान लो, फ्री वेक्टर वह वेक्टर है द वेक्टर व्हिच कैन बी शिफ्टेड इन द स्पेस फ्रीली बट रिमेन सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेक्टर बी का अगर मैं पैरेलल यहाँ पर आ जाऊँ तो ये वेक्टर बी उठा के शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि फ्री वेक्टर है और रिमेन सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ शिफ्ट होगा। अगर वेक्टर ए का बी का डायरेक्शन ये था, वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन यही होगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से देखो वही तो आया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही तो आया है। क्लियर हुआ? एक बात और जान लो बेटा, अगर दूसरा वाला डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर ए माइनस बी को। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन भी देख लो। इसी में खत्म करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में एडिशन तो हो ही गया। एक डायगोनल जो बड़ा वाला डायगोनल होगा वो सम को रिप्रेजेंट करेगा, छोटा वाला डायगोनल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। दो वेक्टर के सम को किसी भी पैरेललोग्राम का बड़ा वाला डायगोनल सम को रिप्रेजेंट करेगा, छोटा वाला डायगोनल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेक्टर ए माइनस बी। तुम कहोगे आया कहाँ से सर? तो बेटा देखो, इसको अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ तो ये वेक्टर माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे बी के, और बेटा इसको ज्वाइन करा लो। इसको ज्वाइन कराओगे तो देखो इसका डायरेक्शन दोनों को डायरेक्शन को नलीफाई करने वाला डायरेक्शन है ये, और ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए प्लस माइनस वाला वेक्टर बी क्या मिलेगा बेटा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। मिला कि नहीं मिला? और इस रिजल्टेंट वेक्टर को ये क्या है बेटा? ये फ्री वेक्टर है, कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दो। तो पैरेलली सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड से शिफ्ट करोगे तो ये वाला बेटा डायगोनल बन जाएगा पैरेललोग्राम का, जो ए माइनस बी से रिप्रेजेंट होता है। साफ सुथरा मैं बना दे रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक वेक्टर अगर एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। अगर कोई पैरेललोग्राम है बेटा, पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेक्टर ए मान लो वेक्टर बी है, ये मान लो ये बेटा वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो बड़ा वाला डायगोनल ए प्लस बी को शो करेगा पैरेललोग्राम का, छोटा वाला वेक्टर ए माइनस बी का। इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। यही लॉ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया? इसका कुछ लॉ ऑफ एडिशन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बारे में देख लो बच्चों। प्रॉपर्टीज के बारे में देख लो बच्चों। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ये है बेटा कि दो वेक्टर का जो सम होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है बेटा। एसोसिएटिव होता है यानी a प्लस बी प्लस सी है बच्चों। तो ये आपका a वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस का वेक्टर c होगा। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आया? और एक चीज होती है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है बेटा? किसी वेक्टर में ऐड करने पे कोई ऐसा वेक्टर जिसको ऐड करने पे वही वैल्यू आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। वेक्टर a प्लस वेक्टर 0 दैट विल बी वेक्टर a, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी बच्चों। एडिटिव आइडेंटिटी आप वेक्टर कहलाएगी। समझ में आया बच्चों? तो एक होता एडिटिव इनवर्स, एक वेक्टर में दूसरा कोई चीज ऐड करो, हाँ एडिशन में ऐड करो और रिजल्ट हो जाए नल वेक्टर। तो नल वेक्टर में वेक्टर ए का बेटा वही मैग्नीट्यूड रहे लेकिन निगेटिव के साथ, ये हो जाएगा वेक्टर 0। 0 वेक्टर है नल वेक्टर, यही है एडिटिव इनवर्स। इसका नाम है बच्चों एडिटिव इनवर्स। क्लियर हो गया? यही 4 लॉ है, इन 4 लॉ को पढ़ लो बेटा, काम भर के लिए सफिशियंट है। यह है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। स्केलर प्रोडक्ट हेडिंग डालो, 2-3 छोटे छोटे टॉपिक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये 1 शॉर्ट वीडियो है जिसमें बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा और आप परेशान मत होइए, पेशेंस रखिए, मार कर दो भाई। तो ये है बेटा आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? क्या हुआ? स्केलर प्रोडक्ट क्या है बेटा? किसी भी स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर में मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लो कोई वेक्टर ए है बेटा और इसको के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या फर्क पड़ेगा बेटा। के स्केलर है, स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैग्नीट्यूड में चेंजेस हो जाते हैं। मैग्नीट्यूड बड़ा और छोटा के पर डिपेंड करेगा। या लेमडा है, मान लो लेमडा है, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए बेटा वेक्टर ए पे, तो केवल मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा। कोई छोटा बड़ा मैग्नीट्यूड हो सकता है लेकिन डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी वेक्टर ए का लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए की लेंथ हो जाएगी। मतलब मान लो वेक्टर ए है बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा 2 वेक्टर ए करो, 2 इंटू वेक्टर ए, तो कोई बात नहीं, 2 टाइम्स इसकी लेंथ हो जाएगी। यहाँ से ए डायरेक्शन वही रहेगा, 2 वेक्टर ए रहेगा। कोई समझ में आया? तुम कहोगे 1/2 वेक्टर क्या हो जाएगा? हाफ लेंथ हो जाएगी बेटा 1/2 वेक्टर ए। तुम कहोगे सर निगेटिव -2 वेक्टर क्या हो जाएगा? तो 2a वेक्टर के बराबर ही लेंथ रहेगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा -2a। तुम कहोगे सर -1/2 क्या हो जाएगा? तो इसी के बराबर लेंथ रहेगा बेटा, डायरेक्शन -1/2a हो जाएगी। समझ में आया? तो अगर लेमडा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लेमडा निगेटिव तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर। समझ में आया? तो क्या करता है बेटा, डायरेक्शन तो सेम ही है, बस अपोजिट हो जाएगा निगेटिव वेक्टर होने की वजह से। यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे इम्पैक्ट डालने वाला लेमडा पे डिपेंड करता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर लेमडा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा निगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट है। अगर लेमडा 0 है तो वो नल वेक्टर बना देगा। तो 4 केस बेटा, 4 केस क्या? वेक्टर ए, मान लो कोई वेक्टर है, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन तुमने लेमडा वेक्टर ए लिया, पहला केस। अगर लेमडा ग्रेटर देन 0 है तो सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए की तरफ ही वेक्टर हो। अगर लेमडा, दूसरा केस लेमडा लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर तीसरा केस लेमडा इज इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा बेटा लेमडा इंटू वेक्टर ए हो जाएगा 0 वेक्टर हो जाएगा। क्लियर हुआ? और अगर चौथा केस मान लो वेक्टर ए ही 0 है, वेक्टर ए ही 0 है, लेमडा कोई भी स्केलर हो, एनी स्केलर, तो भी बेटा लेमडा इंटू वेक्टर ए यू विल गेट 0 इन नल वेक्टर। समझ में आया? यही है तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। समझ में आया बेटा? स्क्रीनशॉट इसका ले लो, मैं रफ कर रहा हूँ। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात करते हैं आगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की मैं बात करता हूँ। तो कंपोनेंट वेक्टर क्या है? कुछ नहीं है बेटा, वही चीज़ है। कोई भी वेक्टर, अगर वेक्टर ए है और उसका पोजीशन वेक्टर x y j z के कैप है, तो बेटा x y z, जो इसका x y z, ये अगला टॉपिक है बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या है बेटा? x y z देखो स्केलर क्वांटिटी है, यानी जो डायरेक्शन रेशियोज है इसको स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं बच्चों।
इसको क्या बोलते हैं? स्केलर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? स्केलर कंपोनेंट ऑफ एक्स वाई जेड। वेक्टर कंपोनेंट क्या है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, यानी डायरेक्शन दे दिया, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन दे दिया तो वो वेक्टर कंपोनेंट कहलाता है। कौन वेक्टर कंपोनेंट है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप वेक्टर कंपोनेंट कहलाए। क्लियर हुआ बच्चों? ये वेक्टर कंपोनेंट, ये स्केलर कंपोनेंट। 2D वेक्टर कंपोनेंट क्या है? 2D वेक्टर कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये इस पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, तो यहाँ से देखो ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगी। कहाँ से? डिस्टेंस फार्मूले से। क्लियर? और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कहलाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप कहलाएगा। तो 2D वेक्टर कंपोनेंट एक्स कामा वाई है। 3D तुमने देख ही लिए, समझ में आया? क्लियर है बेटा? तो वेक्टर कंपोनेंट में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? मान लो दो पैरेलल वेक्टर है, दो पैरेलल वेक्टर है। वेक्टर ए वो है बेटा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। दूसरा वेक्टर पैरेलल वेक्टर b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। और दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, यानी वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b है बच्चों। तो पैरेलल वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने क्या कहा? वेक्टर a इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर b। कर सकते हैं? बात समझ में आया? बात समझ में आ रही बेटा? यानी यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन वेक्टर b भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इनके वेक्टर कंपोनेंट का रेशियो भी लेमडा के इक्वल होता है, यानी लेमडा इज इक्वल टू a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3 भी होगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा बच्चों आप लोग। समझ में आया? ठीक है? ठीक। अब देखो बेटा, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स की बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर से ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, दो टॉपिक आपका रह गया है बेटा। सेक्शन फार्मूला, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगला टॉपिक डालो, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लंबा वीडियो बन रहा है, लेकिन बच्चों एग्जाम के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या है बच्चों? दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए बी है, ए और बी, डायरेक्शन ए है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो पोजीशन वेक्टर बेटा ये क्या हो जाएगा? ए से ओ का वेक्टर ओ ए कहलाएगा, है ना? ये ओ है मान लो। बी से क्या कहलाएगा? ओ बी, यानी पोजीशन वेक्टर ओ ए और ओ बी कहलाएगा। श्योर ना? हमने क्या बताया तुम्हें? वेक्टर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। क्लियर? वेक्टर ओ बी लिखोगे तो पोजीशन वेक्टर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, यही होगा। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिख रहा है अब x1 आई कैप, उसके बाद y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, यही होगा बेटा। कॉमन ले लेंगे तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, यही हो जाएगा बेटा आपका वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर यही। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। क्या ये कट गया? नहीं। समझ में आया बच्चों? चलो, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब लास्ट में बात करता हूँ बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 4 नंबर आपको देके जाएगा। कितने मिनट हो गए? 8-10 मिनट और पेशेंस बनाइए बच्चों। 4 नंबर आप आसानी से लेके जाएंगे, वो है सेक्शन फार्मूला। उसमें मैं 2-4 क्वेश्चन भी कराता हूं। आप हेडिंग डालिए सेक्शन फार्मूला। देखो सेक्शन फार्मूला क्या है बेटा? कक्षा 10 में जो सेक्शन फार्मूला पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसी के जैसा है। जो आपने कक्षा 10 में सेक्शन फार्मूला पढ़ा उसी के जैसा है। मान लीजिए कोई वेक्टर है बेटा, पहला केस इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं ना। मान लेते हैं कोई लाइन सेगमेंट है जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट अ लाइन सेगमेंट वेक्टर पी क्यू लेते हैं बेटा। वेक्टर पी क्यू इज डिवाइडेड बाय पॉइंट आर इंटरनली इनटू m/n रेशियो। बेटा एक पॉइंट पी क्यू है जो इसको इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड करता। पहले इंटरनल डिवीजन देखते हैं बच्चों। तो मान लीजिए कि वेक्टर है बेटा हमारा
पी क्यू, ये है पी और ये क्यू है, चलो यहाँ से ले लो, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। क्लियर बेटा? और ये ओरिजिन है, मान लो वो है एक ऐसा और आर, इसको आर डिवाइड कर रहा है बेटा इंटरनली, ये हो गया ओ आर। ठीक है, तो जो आर का पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो आर हो जाएगा बेटा ओ आर। इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आपका पी का मान लीजिए इसका बी है और इसका मान लीजिए ए है। ठीक है बेटा? और ये मान लीजिए इंटरनली यम रेशियो और एन रेशियो में डिवाइड करता है। तो ध्यान दीजिएगा, पोजीशन वेक्टर ओ आर जो हो जाएगा बेटा यम इंटू वेक्टर बी, यम इंटू बी प्लस एन इंटू वेक्टर ए प्लस एन इंटू वेक्टर ए अपान एम प्लस एन देगा, एम प्लस एन देगा। यही सेक्शन फार्मूला है बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सपोज कर लेते हैं कि ये वेक्टर जो ओ आर है, लेट वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू स्मॉल आर कहाँ से आया है, वेक्टर आर इसको कर दिए, इसका पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ए, इसका क्लियर, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये। बेटा एक्चुअल में गिवन है कि पी आर तुम्हें गिवन है, यहाँ तक दिख रहा है वेक्टर पी आर। ठीक है, वेक्टर पी आर और वेक्टर आर क्यू, वेक्टर आर क्यू इज इक्वल टू एम बाई एन रेशियो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एन वेक्टर पी आर इज इक्वल टू एम वेक्टर आर क्यू। क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो बच्चों। ठीक है, अब एक काम करो, वेक्टर पी आर और वेक्टर आर क्यू निकालो। तो वेक्टर पी आर निकालोगे, पोजीशन वेक्टर पी आर निकालोगे, तुम्हें पता है कि आर का पोजीशन वेक्टर यानी ओ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पी, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दो, दोनों लगा दो। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे, देखो पी आर बेटा पी आर ये डायरेक्शन है, तो देखो ये और ये, क्लियर है ना बेटा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये पी आर हो गया, और सिमिलरली यहाँ से यानी इसका मतलब तुम इसको लिखोगे वेक्टर आर माइनस वेक्टर ओ पी है वेक्टर ए। क्लियर हो गया? और वेक्टर अगर तुम निकालोगे आर क्यू निकालोगे बेटा, वेक्टर आर क्यू निकालोगे, है ना, आर क्यू निकालोगे तो वेक्टर हो जाएगा वेक्टर पोजीशन फाइनल वेक्टर ओ क्यू माइनस ओ आर। तो ये हो जाएगा बेटा वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर। क्लियर? उठा के बेटा यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा एन इंटू वेक्टर पी आर की वैल्यू है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर। बच्चों एम बी इधर है और एम आर इधर आएगा तो प्लस का एम आर होगा, और एन ए वेक्टर इधर आएगा तो इधर भी प्लस का हो जाएगा, एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए, और इधर बेटा वेक्टर आर कॉमन ले लेंगे, एम प्लस एन हो जाएगा। सिमिलरली वेक्टर आर इज इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन, ये हो जाएगा वेक्टर आर आपका। समझ में आया? दिस इज द सेक्शन फार्मूला। क्लियर हुआ बेटा? अब देखो ये इंटरनल डिवीजन का है, और एक्सटर्नल डिवीजन में बेटा इसी में साइन बदल देंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, दूसरा केस चलते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों आपका। अब मैं चलता हूँ, रब कर रहा हूँ बेटा, इसी का इंटरनल डिवीजन से एक्सटर्नल डिवीजन लेता हूँ, इसी का एक्सटर्नल डिवीजन लेता हूँ बच्चों। सेक्शन फार्मूला का एक्सटर्नल डिवीजन लूंगा, प्रूव करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रूफ आपको आना ही नहीं सिलेबस में, बस इतना जान लो। एक्सटर्नल डिवीजन बेटा कोई पॉइंट ये है, मान लो ये पॉइंट, इसको एक्सटर्नली पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है भाई, ये आर है, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये एम है रेशियो बेटा, ये एन रेशियो। क्लियर? इसका मान लो पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ये ओरिजिन है ओ। ठीक, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो भी है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर देखो इसका जो पोजीशन वेक्टर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन, ये दूसरा फार्मूला बनेगा। क्लियर हुआ? और अगर आर इंटरनल डिवीजन में मिड पॉइंट रहा होता, ये वाला देख लो बेटा, ये इसको बोलते हैं एक दूसरा फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन, ये एक्सटर्नल डिवीजन कहलाएगा। अगर आर मिड पॉइंट रहा होता बेटा इंटरनल डिवीजन में, मान लो ये पॉइंट पी और क्यू है और आर आपका मिड पॉइंट है। ठीक, अब यहाँ पर देखो बेटा वेक्टर ए, ये मान लो वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, और ये एम एन जो भी रेशियो है, तो बेटा एम एन रेशियो मतलब मिड पॉइंट है यानी सेम है, 1:1 रेशियो, और 1:1 रेशियो में वेक्टर ओ आर मिड पॉइंट के फार्मूले में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2 हो जाएगा।
इसको रट लीजिए बेटा, जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ रखा था मिड पॉइंट का फार्मूला। मिड पॉइंट के केस में दोनों वेक्टर का सम डिवाइडेड बाय 2, इंटरनल डिवीजन में m वेक्टर b प्लस इंटरनल वाले प्लस n वेक्टर a अपान m प्लस n, और इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस। समझ में आया? ये फार्मूला आपका टोटल फिनिश हो गया बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। इस पर क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, कितने मिनट बचा है भाई, अभी कितना मिनट हुआ? चलो आगे थोड़ा बहुत इस पर बेटा बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। 2016 में सीधे सीधे एक क्वेश्चन आया बेटा 1 नंबर का, पहले 1 नंबर का देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है बच्चों। इसको मैं रफ करके इस पर बात करता हूँ, इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन। जैसे आपका बेटा वेक्टर अलजेब्रा आपका फिनिश हो गया है बेटा। वेक्टर अलजेब्रा में केवल अब 2 टॉपिक बचा है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। एक वीडियो आपको कल मिल जाएगी सुबह, जिसमें वेक्टर अलजेब्रा के वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, जो CBSE 2023 में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बस वही आना है बेटा। इसके अलावा ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस से निकल चुका है। इस पर देखो 2016 में क्वेश्चन आया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज एक्सटर्नली डिवाइडेड बाय 2:1। बेटा 2 वेक्टर हैं बेटा, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, हाँ, जिस पॉइंट ए का वेक्टर है वेक्टर ए माइनस 2b वेक्टर, और पॉइंट बी का बेटा, पॉइंट बी का एक वेक्टर है, ये 2016 में आया है, ऑल इंडिया CBSE एग्जाम में आया, देख लीजिए 1 नंबर में वेक्टर ए है बेटा, वेक्टर बी का वेक्टर है ये 2 वेक्टर ए प्लस पॉइंट ए का वेक्टर ए है, पॉइंट बी का वेक्टर ए बी है। कह रहा है कि उसका पोजीशन वेक्टर निकालिए जो एक्सटर्नली इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट व्हिच इज एक्सटर्नली डिवाइड दिस इनटू 2:1 रेशियो। तो बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं, 2:1 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर पहले वेक्टर ओ ए होगा, इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी होगा, और इसको अगर तुमने बी मान रखा है, इसको ए मान रखा है, तो तुम्हें पता है m:n रेशियो की जगह पे 2:n है। तो क्या फार्मूला है बेटा, वेक्टर ओ आर पोजीशन वेक्टर है, तो m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a अपान m माइनस n, तो m इंटू वेक्टर ओ बी माइनस n इंटू वेक्टर ओ ए अपान m माइनस n, तो m की वैल्यू 2 इंटू ओ बी वेक्टर दिख रहा है, 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस n इंटू वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b अपान m माइनस 1 2 माइनस 1। समझ में आया? 2 2 जा 4 वेक्टर a माइनस 1, 4 में से 1 गया बच्चों, 3 वेक्टर a, 2b और माइनस का, और 2b माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 वेक्टर b अपान 1। ये आया बेटा 3 वेक्टर a प्लस 4 वेक्टर b आया इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स दिस वेक्टर इनटू 2:1 रेशियो। समझ में आ गया बच्चों? इसमें बड़े 4 नंबर वाले क्वेश्चन, अब वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम सोच रहे हैं कि बेटा 4 नंबर वाले जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं, हाँ 1-2 क्वेश्चन मैं सोच रहा था करा दूं, तब वीडियो को तब मैं आप लोगों का बेटा वीडियो बंद करूं, उसके बाद फिर दूसरे वीडियो में देख लेता हूं। चलो 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे मुझे पता है आप नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर वही आलस करोगे और मिलेगा नहीं। इस वीडियो में आप कंप्लीट कर लोगे, जिससे आपका कम से कम एक पार्ट तो कंप्लीट हो जाए, बस केवल वेक्टर प्रोडक्ट रह जाए। क्लियर? तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन मैं और बात करता हूँ, एक क्वेश्चन आया है 4 नंबर में 2010 में, ठीक 4 नंबर में आया है बेटा, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। क्वेश्चन देखो, फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर निकालिए, हाँ फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर, पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेयर वेक्टर ए क्या है बच्चों, गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। बड़ा आसान है, 4 नंबर में कैसे दे दिया गया था, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया कि देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास 4 मार्क्स का 2010 में था, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल वगैरह उठा के देख लीजिएगा। फाइंड अ वेक्टर ऑफ 5 यूनिट्स व्हिच इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सम ऑफ वेक्टर होता है बच्चों। तो एक काम करिए, चलो सोल्यूशन पे चलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर निकालते हैं, ए प्लस वेक्टर बी, तो 3 और 2 प्लस 1 3i कैप, 3 माइनस 2 माइनस का j कैप
और प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, खत्म हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3i कैप माइनस जे कैप रिजल्टेंट वेक्टर आया, क्लियर हो गया। और इसको मान लेते हैं कि दिस इज लेट वेक्टर सी, इसको वेक्टर सी मान लेते हैं, ठीक है। कोई दूसरा वेक्टर मान लो वेक्टर सी। अब आपको पता है कि वेक्टर सी का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो, मैग्नीट्यूड दूसरा दे दो। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन हो। पैरेलल वेक्टर अभी मैंने क्या बताया, मान लो चलो सी के वेक्टर, मैंने कहा सी के पैरेलल वेक्टर क्या होगा, लेमडा इनटू वेक्टर सी, यही होगा ना, लेमडा इनटू सी वेक्टर होगा, जो भी होगा। सॉरी मान लो वेक्टर सॉरी इसके कोई वेक्टर सी है, इसके पैरेलल मान लो अगर मुझे कोई वेक्टर बनाना तो लेमडा इनटू वेक्टर बी, यानी लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे। और सी के पैरेलल, उसी का डायरेक्शन वेक्टर सी है, तो 5 यूनिट के साथ बेटा हमें पैरेलल वेक्टर बना रहे हैं, पैरेलल वेक्टर 5 इंटू वेक्टर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसके लिए बेटा हमें करना क्या होगा, सी का डायरेक्शन देना पड़ेगा, वेक्टर सी का डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं सी का डायरेक्शन, वेक्टर सी का डायरेक्शन देना है 5 इंटू सी कैप, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ना। वेक्टर सी मान लो ये है बच्चों, और इसी में 5 यूनिट का डायरेक्शन देना है। मान लो 5 यूनिट यहां तक है, तो 5 इंटू सी कैप निकालेंगे, हो गया, 4 नंबर खत्म हो गया। सी कैप निकाल लीजिए, सी कैप निकालेंगे बच्चों तो हो जाएगा 3i कैप माइनस जे कैप अपान अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 10, यानी हो जाएगा बेटा 3/√10 i कैप माइनस जे बाई रूट 10। क्लियर हुआ, ये आ गया। अब कह रहा 5 यूनिट, तो 5 से बेटा मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 और ये हो गया माइनस 5 जे कैप, हो तो गया 15/√10 i कैप माइनस 5 जे कैप अपान √10, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। क्लियर हुआ बेटा, यानी इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन में 5 यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ ये वेक्टर आपको मिल गया, हो गया, क्लियर हो गया बेटा। इसी में बेस 2-3 क्वेश्चन और है। मैं अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बेटा, इसलिए मैं नहीं चाहता, जिससे इंटरनेट में अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ क्वेश्चन सेशन लास्ट में करा दूंगा। पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बात करूंगा, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा इस वीडियो के बाद एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा, 2 वेक्टर में आपके 3D, 4 वेक्टर, 4 वीडियो में आप वेक्टर पूरी तरह से 12th क्लास का कंप्लीट पाओगे बच्चों, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, जय हिंद।